हेलो डियर गाइस, लिविंग वर्ल्ड की सेकेंड पार्ट में जो पॉइंट्स हमें डिस्कस करने हैं, फर्स्ट पार्ट में ज़्यादातर पॉइंट्स हो गए हैं। सेकेंड पार्ट जो हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, दिस इज फ्रॉम दी टैक्सोनॉमिकल एड्स टॉपिक। टैक्सोनॉमिकल एड्स का मतलब है जब हम टैक्सोनॉमी की स्टडी करते हैं तो टैक्सोनॉमी की स्टडी से हमें किन किन फील्ड में कौन कौन सी सर्विसेज मिल सकती हैं। ब्रॉड सेंस में व्हेन यू आर स्टडिंग अबाउट डिफरेंट एनिमल एंड प्लांट, व्हेन वी आर स्टडिंग डिफरेंट एनिमल एंड प्लांट, इट विल फैसिलिटेट, इट विल हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमिकल एड्स। जब आप अलग अलग तरह के एनिमल और प्लांट की स्टडी करोगे तो किन किन फील्ड में आपको फायदा मिल सकता है। एग्रीकल्चर, सोचो अगर आपको ये पता है कि एग्रीकल्चर में कौन सी क्रॉप किस सीजन में, रबी, खरीफ, जायद, सबको मालूम है किस सीजन में कौन सी क्रॉप हमें कल्टीवेट करनी चाहिए, किसमें कितना वाटर लगेगा, किस क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए कौन सी क्रॉप वैरायटी ठीक रहेगी। तो जब आप प्लांट की स्टडी करोगे तभी तो फायदा है। ज़्यादा स्टडी करोगे तो ज़्यादा फायदा होगा, और ज़्यादा फायदा होगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। फॉरेस्ट्री, कौन सा रीजन है जहाँ ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, क्या रीज़न है ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, कौन सी वैरायटी पर्टिकुलर प्लेस पे ज़्यादा मिल रही है। तो जब तक हमें प्लांट और एनिमल के बारे में नहीं पता होगा, फॉरेस्ट्री में भी वर्क नहीं कर सकते। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है बायो रिसोर्सेज। जितना ज़्यादा प्लांट और एनिमल के बारे में स्टडी करोगे आपको उतनी डाइवर्सिटी के बारे में पता चलेगा कि नेचर कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी से फिल्ड है। तो टैक्सोनॉमिकल एड्स टर्म का मतलब होता है कि इन 4 फील्ड में ब्रॉडली हमें स्टडी करना, लोगों को सर्व करना। हाउ कैन इट बी पॉसिबल? टैक्सोनॉमिकल एड्स कैसे पॉसिबल है? 2 प्रोसीजर अगर आप करोगे तो इन चारों में वर्क कर सकते हो। एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, बायोडाइवर्सिटी में, इंडस्ट्री में। एक है आइडेंटिफिकेशन और दूसरा है क्लासिफिकेशन। जब हम लोग टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं तो सबसे पहला क्राइटेरिया होता है आइडेंटिफिकेशन। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी कहा था, अभी फिर से कह रहा हूँ, अगर आप मुझसे मिलने आओगे तो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होगा आपको आइडेंटिफाई करना। मैं आपसे 12th के मार्क्स पूछूंगा, यू विल से 95% और अबव 90%। टारगेट क्या है? नीट क्रैक करना। तो मुझे भी लगेगा इसका टारगेट क्लियर है, मतलब मैं आइडेंटिफाई कर लूँगा ये बंदा नीट क्रैक कर सकता है। तो आइडेंटिफिकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आइडेंटिफिकेशन के लिए 2 तरह की स्टडी, लैब में ला करके आप स्टडी करो इसके कौन कौन से फीचर है, फील्ड में स्टडी करो। तो आइडेंटिफिकेशन, लैब स्टडी और फील्ड स्टडी। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में जब आप उसे आइडेंटिफाई कर लोगे तो ग्रुप वाइज कैटेगरी बनाओगे, उसकी रैंक बनाओगे, उनके फीचर के बेसिस पे उसको सर्टेन ग्रुप में रखोगे। तो आइडेंटिफाई करना है, फिर हमें क्लासीफाई करना है। आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन से सिस्टमैटिक्स में भी फायदा मिलेगा, जिसमें हम लोग सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं। जो टैक्सोनॉमिकल एड्स है इसे और परफेक्ट आपको करना। आप करो कि सर ठीक है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, बायोडाइवर्सिटी, इन सारी फील्ड में आप करो, काम कर रहे हो और इन सब में आप प्रोडक्टिविटी इन्हांस करना चाहते हो। तो आइडेंटिफाई आपने कर लिया, ठीक है। आइडेंटिफाई करने के बाद आपने क्लासीफाई कर लिया। क्या कुछ और भी ऑल्टरनेटिव हैं जिससे टैक्सोनॉमिकल एड्स को और इन्हेंस किया जाए? क्योंकि जितना इन्हेंस करोगे उतना इन फील्ड में वर्क होगा। इन चारों फील्ड में कैसे इन्हेंस कर सकते हो? जो प्लांट की या एनिमल की जो स्पीसीज आपको मिल रही है उसे प्रिजर्व करना, उसे प्रिजर्व करना नेचुरल कंडीशन में या आर्टिफिशियल कंडीशन में उसे प्रिजर्व करना, प्लांट और एनिमल की स्पीसीज को। तो जो कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, जो एक्चुअल प्लांट और एनिमल की स्पीसीज है उन्हें कलेक्ट करना, उन्हें प्रिजर्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन यू में आस्क कि कैसे प्रिजर्व करेंगे जिससे उनकी स्टडी बेटर करी जा सके। एनसीईआरटी ने यही अगला ऑप्शन दिया है, हर्बेरियम, बोटैनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क, की, फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ, कैटलॉग। ये सारे टैक्सोनॉमिकल एड्स के टाइप हैं। इन सब के बारे में 1 by 1 जब हम स्टडी करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि प्रिजर्व करने से किसी स्पेसिमेन को
उसकी स्टडी इजी हो जाएगी, और स्टडी अगर इजी हो जाएगी तो आप इन सारे फील्ड को मतलब सपोर्ट कर सकते हो, इन सब जगह प्रोडक्टिविटी को इनहेंस कर सकते हो। तो ये सारे टैक्सोनॉमिकल एड्स के टाइप हैं। अब हम वन बाय वन इनके बारे में डिस्कस करेंगे। लेट अस फर्स्ट टेक दी हर्बेरियम। सो इन टैक्सोनॉमिकल एड्स द फर्स्ट इज हर्बेरियम। हम लोगों ने स्कूल डेज में हर्बेरियम प्रिपेयर किया होगा। कुछ लॉज फॉलो करने रहते हैं हर्बेरियम प्रिपेयर करते समय। सबसे पहला पॉइंट जो डेफिनेशन लिखी हुई है हर्बेरियम की, स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन। जो हर्बेरियम फाइल जिसे हम कह रहे हैं, वहाँ पे हम लोग प्लांट स्पेसिमेन का स्टोर हाउस है, डिफरेंट टाइप के प्लांट स्पेसिमेन वहाँ पे हम लोग अटैच करते हैं। किस तरह से कलेक्ट किया जाता है? सपोज किसी गार्डन में आप गए, किसी प्लांट का, किसी फ्लावर का, किसी लीफ को आपने वहाँ से लिया, उसे ड्राई किया, ड्राइड, उसे प्रेस किया, फिर उसे प्रिजर्व किया जाता है। तो ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व, इन 3 स्टेप के बाद उसे सीट में हम अपनी अटैच करते हैं। जिस सीट में हम अरेंज करते हैं, उस अटैच करने के बाद जब अपनी फाइल प्रिपेयर करते हैं, फाइल प्रिपेयर करते समय जिस ऑर्डर में हम उसे लगाते हैं, दिस शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए, उस ऑर्डर में उस सीट को लगाना है फाइल में। अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो प्लांट का क्लासिफिकेशन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, उसी ऑर्डर में इन सीट को हमें अरेंज करना चाहिए। तो हर्बेरियम प्लांट स्पेसिमेन को हम लोग ड्राई कर रहे हैं, उसे प्रेस कर रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं, फाइल में लगा रहे हैं, सीट में लगा रहे हैं, एक स्टैंडर्ड वे में अरेंज कर रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि स्पेसिमेन प्लस डिस्क्रिप्शन। जब हम हर्बेरियम तैयार कर ले रहे हैं, स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन का डिस्क्रिप्शन है, ये फ्यूचर यूज में काम आएगा। कभी अगर हमें कोई प्लांट स्पीसीज हमने देखी, हम उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे या उससे क्लोजली रिजेंबल कर रही है, तो फ्यूचर रेफरेंस सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जांपल के लिए, जब हम लोग नीट की प्रिपरेशन में अलग अलग बुक्स मटेरियल फॉलो कर रहे हैं और कहीं हमें लग रहा कि कन्फ्यूज़न है, तो हमारे पास स्टैंडर्ड रेफरेंस सिस्टम क्या रहता है? दिस एनसीईआरटी। इस एनसीईआरटी से हम लोग कंपेयर करते हैं कि कौन सी चीज़ सही हो सकती है, यही तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ था। तो अगर आपको एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में वर्क करना है, तो एक स्टैंडर्ड रेफरेंस सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। तो प्लांट में ये हर्बेरियम है, इसलिए मैंने लिखा क्विक रेफरल सिस्टम इन टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़। क्विक रेफरल सिस्टम इन टैक्सोनॉमिक स्टडीज़। जब स्पेसिमेन को हम लोग कनेक्ट अटैच कर रहे हैं पेपर में, डेट, जिस डेट में आपने उसे कलेक्ट किया है, किस प्लेस से कलेक्ट किया है, प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश में उसका नाम, जो लोकल नेम है, वहाँ के जो लोकल पीपल है उसे किस नाम से बुलाते हैं, साइंटिफिक या बोटानिकल नेम आपको लिखना है, किस फैमिली को बिलोंग कर रहा है, कलेक्टर्स नेम, जिसने कलेक्ट किया, अगर आपने कलेक्ट किया तो आपका नाम। तो जब हम लोग स्कूल डेज में मेरे हिसाब से प्रिपेयर किया ही होगा आप लोगों ने हर्बेरियम, डेट आप लिखोगे, वहाँ पे किस प्लेस से कलेक्ट किया उसे लिखोगे, उसका साइंटिफिक नेम लिखोगे, उसकी फैमिली लिखोगे, जिसने कलेक्ट किया है वो कलेक्टर का नाम लिखोगे, है ना। बगल वाले की छत से जाकर के ले आए हो तो भी प्रॉपर एरिया वाइज आपको लिखना पड़ेगा। तो ये स्टैंडर्ड है हर्बेरियम प्रिपेयर करने का, जो टैक्सोनॉमिकल एड्स का एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है। सेकेंड, बोटानिकल गार्डन। बोटानिकल गार्डन में कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट, डिफरेंट वैरायटी के लिविंग प्लांट्स होंगे अगर आप बोटानिकल गार्डन में जाओगे, अलग अलग स्पीसीज के, अलग अलग फैमिली के। तो लिविंग प्लांट ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन, जो सोल पर्पस है बोटानिकल गार्डन डेवलप करने का, गवर्नमेंट का या किसी अथॉरिटी का, केवल आइडेंटिफिकेशन के लिए कि ये प्लांट स्पीसीज यहाँ प्रेजेंट है, ये प्लांट स्पीसीज यहाँ प्रेजेंट है। तो ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस, और फिर उसे लेबल्ड कर दिया जाता है। अगर आप किसी बोटानिकल गार्डन में आपने विजिट किया होगा तो प्लांट होगा, लेबल्ड किया गया होगा, किस फैमिली को बिलोंग कर रहा है, इसका क्या बोटानिकल या साइंटिफिक नेम है। तो बोटानिकल या साइंटिफिक नेम किस फैमिली को बिलोंग कर रहा है, इतना तो मेंशन होगा। तो ये बोटानिकल गार्डन का पर्पस है। जैसे क्यू इंग्लैंड का बोटानिकल गार्डन, इंडियन बोटानिकल गार्डन हावड़ा इंडिया, NBRI नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI लखनऊ।
तो ये इंपॉर्टेंट बोटानिकल गार्डन्स हैं। तो बोटानिकल गार्डन लिविंग प्लांट है, यहाँ पे डिफरेंस याद रखना, ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व। लाइन टू लाइन एनसीईआरटी के हम लोगों ने फॉलो करी है। नाउ आई एम कमिंग ऑन दी नेक्स्ट पार्ट, म्यूजियम। सो इन म्यूजियम, better known as biological museum, whenever we use the term museum, what the picture coming in our brain, चीज़ों को प्रिजर्व किया जा रहा है, यू आर प्रिजर्विंग द थिंग्स। जैसे हम लोग हिस्टोरिकल प्लेसेस पे कई बार जाते हैं तो वहाँ पे म्यूजियम देखते हैं। अभी हम म्यूजियम में बायोलॉजिकल म्यूजियम के सेंस में बात कर रहे हैं, जहाँ प्लांट और एनिमल की स्पीसीज को स्पेसिमेन के फॉर्म में प्रिजर्व किया जाएगा। जैसे the first point I am writing about the biological museum set up in educational institute, especially in school and college। स्कूल डेज या कॉलेज में जब हम जानते हैं तो प्लांट और एनिमल के अलग अलग स्पेसिमेन देखते हैं, कुछ ड्राई रखे रहते हैं, कुछ को जार में लिक्विड रहता है, प्रिजर्वेटिव में वो प्रिजर्व रखते हैं। तो ये म्यूजियम ही एक्चुअली में जब हम अपने लैब में विजिट कर रहे हैं तो वहाँ म्यूजियम में प्लांट और एनिमल के अलग अलग ड्राई फॉर्म में भी और लिक्विड के साथ भी प्रिजर्व किया जा रहा। तो बायोलॉजिकल म्यूजियम ज़्यादातर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन इन प्रिजर्वेटिव जार, जिसमें लिक्विड रहेगा प्रिजर्वेटिव, या ड्राई फॉर्म में उसे प्रिजर्व किया जा रहा है। इंसेक्ट को अगर हम लोगों ने इंसेक्ट देखा होगा तो इंसेक्ट की स्टडी कैसे करते हैं। इंसेक्ट की स्टडी के लिए इंसेक्ट को आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, ड्राई करना पड़ेगा, पिंड करना पड़ेगा। जिस बॉक्स में रखते हैं उसे इंसेक्ट बॉक्स कहते हैं। तो इंसेक्ट बॉक्स कैसे प्रिपेयर करेंगे, कलेक्ट करना, ऑब्वियसली किलिंग, एंड देन उसे पिंड कर देंगे। लार्ज एनिमल्स जैसे बर्ड्स और मैमल्स को भी रखा जाता है। कुछ आपको ऐसे मिल जाएंगे म्यूजियम जहाँ पे बर्ड्स और मैमल्स को भी स्टफ करके प्रिजर्व किया जा रहा है, स्टफ करके प्रिजर्व किया जा रहा है। इवन कुछ एनिमल्स के या ह्यूमन के भी स्केलेटन भी दिख जाएंगे। तो इवन यू कैन फाइंड द स्केलेटन ऑफ एनिमल्स या बर्ड्स और मैमल्स को स्टफ करके प्रिजर्व किया जा रहा है। ये इंफॉर्मेशन म्यूजियम के बारे में। जूलॉजिकल पार्क का मतलब हमारा जू, जहाँ आप भी जाते हो, बच्चे भी जाते हैं, फैमिली गैदरिंग हो रही है, सिंपली जू। जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उन्हें प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखा जा रहा है। वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में अंडर दी गाइडेंस ऑफ या सुपरविजन ऑफ ह्यूमन उनकी केयर कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि जो एनवायरनमेंट उन्हें वाइल्ड कंडीशन में मिलता था वही ह्यूमन केयर में प्रोटेक्टेड कंडीशन में मिले। तो वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट अंडर ह्यूमन केयर। और हम इनकी क्या स्टडी करते हैं, इनका फूड हैबिट, किस समय खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, खाना खाने के बाद क्या इनका बिहेवियर चेंज होता है। तो फूड हैबिट और बिहेवियर कोशिश करते हैं जो जू बनाया जाता है वहाँ वही कंडीशन हो जो फॉरेस्ट में कंडीशन थी जहाँ से वो आए हैं। तो जू को आर्टिफिशियली उसी कंडीशन में लाया जाता है। एंड जूलॉजिकल पार्क इज कॉमनली कॉल्ड एज जू। जो नेक्स्ट मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टैक्सोनॉमिकल एड्स की। ज़्यादातर बच्चे की के बारे में पूछते हैं तो वन बाय वन इसे समझते हैं क्या है। सो इन टैक्सोनॉमिक की व्हाट वी स्टडी, द पर्पज ऑफ टैक्सोनॉमिक की। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। इफ़ यू वांट टू नो समथिंग अबाउट एनी पर्सन, अगर आप किसी के बारे में कुछ जानना चाहते हो कि ये पर्सन क्या है, हाउ विल यू कम टू नो। जैसे मुझे पता करना है कि रियल में आप नीट एस्पायरेंट हो या नहीं हो, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि अभी स्टडी आर्ट्स कितने हैं, तो यू विल से सर 7 to 8 आर स्टडी नॉर्मली करते हैं तो ठीक रहता है। आपके साथ एक आपका दोस्त भी आया है, मैं उससे पूछ रहा हूँ स्टडी आर्ट्स कितने हैं, सर 2-3 घंटे मोर देन सफिशिएंट है, दिन भर पढ़ने की क्या ज़रूरत है। सेकंड से मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन जो 7 to 8 आर्ट्स स्टडी करता है कि डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो, सोसाइटी को सर्व करना चाहता है, समथिंग न्यू लर्न करना चाहता है और पैशन है उसका डॉक्टर बनना। दूसरा प्रीफिक्स डॉक्टर लग जाएगा, यू नो सोसाइटी में केवल डॉक्टर्स की तो रिस्पेक्ट होती है और किसी की रिस्पेक्ट कहाँ है। दोनों का एम अलग है लेकिन आंसर देने के तरीके अलग अलग हैं। मुझे ये या कोई भी बंदा जो नॉर्मल कॉमन सेंस वाला होगा ये पता चल जाएगा आंसर गिविंग से कि रियल में कौन डिज़र्व करता कौन नहीं। दोनों अगर डॉक्टर बन जाएंगे लेकिन फिर भी आपको पता रहेगा कि ये बंदा डिज़र्व करता है, इसके लिए 10-15 घंटे भी देता था ये,
पैशन था इसका डॉक्टर बनना, पैशन था इसका पेशेंट को ट्रीट करना, इसके लिए वर्क इज वर्शिप थी। दूसरा सिर्फ सोसाइटी में नेम अर्न करने के लिए कि नहीं हम डॉक्टर बन गए हैं, सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होगी, काम तो जो होगा देखा जाएगा, फॉरेन ट्रिप करेंगे, इधर उधर घूमते रहेंगे। तो दोनों का एम अलग है लेकिन तरीका अलग अलग है। आई मीन टू से कि वो पर्टिकुलर थिंग है जो हम क्लासिफिकेशन में यूज करते हैं टू नो अबाउट दी प्लांट और एनिमल स्पीसीज, इट इज मेनली यूज फॉर दी आइडेंटिफिकेशन पर्पस। जो मैं शुरू से कह रहा हूँ, अगर मुझे आइडेंटिफाई करना तो आपसे बात करनी पड़ेगी कि आपका एम क्या है, आप चाहते क्या हो, और आइडेंटिफिकेशन में भी अलग अलग क्राइटेरिया हैं। तो जो पहला स्टेटमेंट मैं की में दे रहा हूँ, इट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, उन्हें पहचानना है। सेकंड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी। जब हम किसी के कैरेक्टर देखते हैं, सपोज मैमल्स के देख रहे हैं या एप्स के देख रहे हैं, मैमल्स और फिशेस को अगर आप कंपेयर करोगे तो जो फिशेस लाइक कैरेक्टर होंगे वो एक डायरेक्शन में चले जाएंगे, जो मैमल्स लाइक कैरेक्टर होंगे वो दूसरे डायरेक्शन में चले जाएंगे। मैमल्स में व्हेल भी आ रही है, हमें मालूम है उसके पास फिश की तरह के कैरेक्टर हैं, लेकिन मैमल्स के जो बेसिक फंडामेंटल कैरेक्टर है वो सारे व्हेल में है, तो उसे हम किस कैटेगरी में रखेंगे, मैमल्स की कैटेगरी में रखेंगे। तो जब भी किसी को हम आइडेंटिफाई करते हैं, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी। नेक्स्ट आई एम राइटिंग बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन पेयर। बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन पेयर, तो ये तो ऑब्वियस बात है, अगर मुझे कभी किसी की स्टडी करनी है तो कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर के बेसिस पे ही करनी पड़ेगी। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि डॉक्टर क्यों बनना है, सर सिर्फ बायो अगर होती तो कब का क्रैक कर लेते, ये फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत परेशान करती है। दूसरा बंदा कह रहा है कि नहीं मुझे अगर इस फील्ड में जाना है तो मुझे मालूम है बहुत सेंसिटिव फील्ड है, मुझे हर डायरेक्शन से कंप्लीटली स्किल्ड होना चाहिए, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री इवन मैथ के भी बेसिक मुझे क्लियर होने चाहिए, अच्छा कॉमन सेंस होना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन लाइफ को हम सेव करने जा रहे हैं, ब्रेन से कंप्रोमाइज तो नहीं होना चाहिए इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो जो भी कैरेक्टर आते हैं वो हमेशा पेयर में आते हैं, एक को आप एक्सेप्ट करोगे दूसरे को आप रिजेक्ट करोगे, तो वही सेम चीज तो है। बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन पेयर, जिसे कपलेट कह रहे हैं, एक थ्योरी को आप एक्सेप्ट करोगे दूसरी थ्योरी को आप रिजेक्ट करोगे। तो प्लांट में भी देख सकते हो कैलिक्स का पर्टिकुलर कलर क्या है, करोला का कलर क्या है, उनका किस तरीके का शेप है, एनिमल्स में इसी तरीके से कंपेयर कर सकते हो। तो जो भी कपलेट आता है एक को एक्सेप्ट एक को रिजेक्ट, और इस कपलेट में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसे लीड कहते हैं। कपलेट में दो होगा, एक डायरेक्शन में जो आगे बढ़ेंगे उसे हम क्या कहेंगे, लीड। आप मुझसे कह रहे हो कि डॉक्टर बनना आपका पैशन है, 8 to 10 आवर्स आप स्टडी करने के लिए तैयार हो, यू हैव कंप्लीट कमांड ओवर एनसीईआरटी, इससे ज़्यादा अब हम और क्या कर सकते हैं, टेल मी। तो अगर हम और आपके साथ और पॉइंट्स ऐड करेंगे तो उस डायरेक्शन में आपकी लीड होगी और ये कंफर्म हो जाएगा कि प्रीफिक्स डॉक्टर लगना है। तो एक थ्योरी को एक्सेप्ट किया जाता है दूसरी को रिजेक्ट किया जाता है, हमेशा कपलेट फॉर्म में ही मिलेगा। नेक्स्ट, सेपरेट की फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ये भी एक्सेप्टेड है, किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, स्पीसीज है। अगर मैं उसे किसी फैमिली में, उसे किसी ऑर्डर में डालूंगा तो ऑर्डर में किस बेसिस पे रखा है, हर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, हर टैक्सॉन, हर रैंक का अलग अलग की होना नेसेसरी है, तभी तो आप उसे वो कैटेगरी दे पाओगे। तो वही सेम चीज़ है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है, अगर कोई पर्टिकुलर रैंक को, कोई अगर आईएएस ऑफिसर है, कोई पीसीएस ऑफिसर है, कोई नॉर्मल है, तो उस कैटेगरी को, उस रैंक को बिलोंग कर रहा है, उसमें वो कैरेक्टर्स हैं तभी उसे वो कैटेगरी दी गई है। नेक्स्ट, तो फैमिली, जीनस, स्पीसीज हर एक के लिए अलग अलग है। एनालिटिकल इन नेचर, एक ये और पॉइंट है, हो सकता है जितने मैंने आपको पॉइंट्स बताए हो आप कहो कि नहीं सर की का मतलब तो ठीक है, आप बता रहे हो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कपलेट है, एक को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं और उस डायरेक्शन में आगे बढ़ जा रहे हैं, लेकिन आपके अकॉर्डिंग जो 8 से 10 घंटे पढ़ रहा है, जो बहुत ज़्यादा पैशनेट है, वही परफेक्ट डॉक्टर बनेगा, इसकी क्या डेफिनेशन और ये क्या कितने % आप कंफर्म हो? जो बंदा 2-4 घंटे पढ़ रहा है आगे जाकर के पैशनेट हो जाए, तो एनालिटिकल इन नेचर है।
पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकता है। जो चीज़ एनालिटिकल होती है उसमें आपकी थॉट, आपकी थिंकिंग पर्सन टू पर्सन डिफर हो सकती है। कीज आर ऑलवेज एनालिटिकल इन नेचर। तो आपके एनालिसिस पे डिपेंड करेगा कि आप किसे एक्सेप्ट कर रहे हो और किसे रिजेक्ट कर रहे हो। तो ये तो की का पॉइंट था, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा सबको, बहुत इंपॉर्टेंट। लास्ट में एनसीईआरटी इन 3-4 पॉइंट्स को लिख रहा है, वन बाय वन देखते हैं, बहुत सिंपल है। फ्लोरा, फ्लोरा का मतलब क्या है? एग्जाम्पल फिर मैं रियल लाइफ से लेता हूँ। जैसे मैं भिलाई में रहता हूँ, तो भिलाई एरिया में पर्टिकुलर जो ज्योग्राफिकल एरिया है भिलाई का, वहाँ कौन कौन सी प्लांट की स्पीसीज हैं, वहाँ कौन कौन सी प्लांट की स्पीसीज है। हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट, किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी प्लांट की स्पीसीज कितनी है, इस पर्टिकुलर एरिया में टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी है, 100 स्पीसीज है, 200 स्पीसीज है, उसी को फ्लोरा कहते हैं। हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट, जब हम लोग घूमने भी जाते हैं तो यही तो कहते हैं इस एरिया में कौन कौन सी प्लांट की स्पीसीज होंगी। फ्लोरा हमेशा प्लांट के लिए यूज होगा, फौना हमेशा किसके लिए यूज होगा, एनिमल के लिए। तो जब भी किसी एरिया में जाते हैं सबसे पहला टारगेट रहता है कि आप पर्टिकुलर कौन कौन सी प्लांट की स्पीसीज हैं, किस पर्पस से यूज करते हो, आइडेंटिफिकेशन पर्पस से। तो इंडेक्स ऑफ प्लांट स्पीसीज, जो भी वहाँ का लोकल गाइड होगा आप उससे कहोगे इस टोटल एरिया, इस एरिया में जो ज्योग्राफिकल एरिया है टोटल कितनी प्लांट स्पीसीज, आप इनके बारे में मुझे इन्फॉर्म करो। नेक्स्ट है मैनुअल। मैनुअल का मतलब होता है कि टोटल स्पीसीज आपको पता चल गई। मैनुअल में क्या करेंगे, उस एरिया में जितनी स्पीसीज हमें बताई गई हैं उन सबको हम आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ अ स्पीसीज, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका बोटानिकल नेम क्या है, लोकल नेम क्या है या साइंटिफिक नेम क्या है, तो किसी पर्टिकुलर एरिया में आइडेंटिफाई करके उसकी नेमिंग करना ये इंपॉर्टेंट है किसमें, मैनुअल में। तो नेम ऑफ स्पीसीज और एरिया डिफाइंड है। थर्ड है मोनोग्राफ। मोनोग्राफ में इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सॉन, केवल एक टैक्सॉन के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। एरिया जैसा यहाँ पे एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया है। मोनोग्राफ में किसी प्लांट की अगर ये फैमिली है तो उस फैमिली की पूरी स्टडी करेंगे। ऑर्डर क्या, इसके ऑर्डर की पूरी स्टडी करेंगे। जीनस की स्टडी करेंगे। केवल एक टैक्सॉन के बारे में अगर आप सारी डिटेल कलेक्ट कर रहे हो देन दिस इज कॉल्ड एज मोनोग्राफ्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द लिविंग वर्ल्ड। फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में इसे मैंने बनाया था। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगेगा। आप इसे पूरा पढ़ना, एनसीईआरटी से करना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में फिर कमेंट करिएगा, जिससे नेक्स्ट हम लोग और एनसीईआरटी बेस्ड सीरीज ला सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।